हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा नदी से क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने इस टाइप से कवर करेंगे कि आपका एक भी नदी से क्वेश्चन ना पूछे। जो भी भारत की नदियाँ हैं उससे जो हमारा क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने उत्कर्ष प्रकाशन मतलब कि कुमार गौरव सर द्वारा जो भी नोट्स जो किताब है पब्लिश की गई उस बुक से लिया गया है। तो वो सब सारी ही इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि अच्छे टीचर हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, तो उनका बुक में जो भी है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने उनके बुक से ही लिया है अफवाह तंत्र। तो पहले हम जान लेते हैं कि अफवाह तंत्र क्या होता है। नदी का मतलब नदी का अफवाह तंत्र क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक नदी निकली और उसमें से कुछ बीच में ढलान पड़ने की वजह से या कुछ दरार पड़ने की वजह से नदियों का रास्ता अलग अलग बहता गया, तो उसमें से ढेर सारी नदियाँ हो जाती हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम, उस जाल को क्या बोलते हैं, नदी के जाल को क्या बोलते हैं, अफवाह तंत्र बोलते हैं। तो ये आपको नॉर्मली वैसे याद होना चाहिए। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछा है लेकिन ज़्यादातर नहीं पूछता है। तो अफवाह तंत्र क्या होता है, इसमें भी पढ़ लेते हैं कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, मतलब कोई एक निश्चित जलधारा है, सॉरी मतलब कि एक निश्चित जल है जो बह रहा है और उसके प्रभाव को उसके मतलब विभिन्न प्रकार के प्रभाव को क्या बोलते हैं, जल प्रवाह अफवाह कहते हैं, तथा इन वाहिकाओं के जाल को अफवाह तंत्र बोलते हैं। तो ये हो गया। तब हम देख लेते हैं कि एक नदी जिस क्षेत्र से जल ग्रहण करती है उसे नदी का जल ग्रहण कहते हैं। तो ये सब एग्जाम में उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आपको वैसे याद होना चाहिए क्योंकि हमारे बीए के एग्ज़ाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछता है। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी बोलते हैं। जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जल संभर बोलते हैं। मतलब जो छोटी नदियाँ हैं उनसे कोई शाखा निकल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, जल संभर बोलते हैं। और बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है तो बड़ी नदियाँ हैं तो उसमें ज़्यादा जल रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भौगोलिक आकृतियों के आधार पर नदियों की दो भागों में बांटा गया है। कि नदियों को कितने भागों में बांटा गया है, आकृतियों के आधार पे, भौगोलिक आकृतियों के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। तो एक हमारी हिमालय की नदियाँ, मतलब बहुत सारी हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, तो उसको कितने भागों में बांटा गया है। इससे हमारा हिमालय की नदियों से हमारा क्वेश्चन में हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो यहाँ पे हमें याद होना चाहिए कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 मासी होती हैं, मतलब कि हिमालय से जो भी नदी निकलती है वो 12 महीनों निकलती रहती है, क्योंकि इन नदियों में जल की प्राप्ति हिम की पिघलने तथा वर्षा दोनों से होती है। मतलब हिमालय जो हमारे बर्फ़, जो हमारे उत्तरी जो है लद्दाख, ये सब वहाँ पे जो बर्फ़ जमे रहते हैं तो वो पिघलने से उनका क्या होता है, जल बनता है। तो इसलिए बोल रहा है कि हिम की पिघलने मतलब बर्फ़ की पिघलने और वर्षा दोनों से मतलब जल ग्रहण हमेशा रहता है, जल की प्राप्ति हमेशा रहती है और इसलिए 12 मासी नदियाँ निकलती हैं। अब यहाँ पे हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूर्ववर्ती नदियों। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि जो हिमालय की नदियाँ किस प्रकार की नदियों को उदाहरण है, पूर्ववर्ती नदियाँ। तो ये याद होना चाहिए क्योंकि यह हिमालय के उत्तर से पूर्व से प्रभावित होती हैं, उत्पत्ति से पूर्व प्रभावित होने वाली नदियां हैं। अब देख लेते हैं कि हिमालय की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। एग्जाम में हमारा जरूर क्वेश्चन पूछता है, तो तीन भागों में। और आपको ये नाम भी याद होना चाहिए कि जो हिमालय नदी तंत्र है कितने भागों में है, 3 भागों में। कौन कौन सी, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इनसे हमारे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र से है। तो आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे। तो पहले देखिए सिंधु नद और प्लस पंचनद, मतलब कि सिंधु नदी तंत्र है ही है और उसमें आपको 5 नदियों का नाम और याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचनद में शामिल नहीं है, कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। तो जब आपको पढ़े रहेंगे तभी आपको याद हो जाएगा। तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी भी सम्मिलित है और प्लस 5 नदी और स्थित है। कौन कौन सी, हमारी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आप अगर मैप पे बिल्कुल भी पढ़े होंगे, थोड़ा भी पढ़े होंगे, अगर नदियों का या आपको बिल्कुल भी पता होगा कौन सा राज्य किधर है और कौन सी नदी किधर बहती है, तो आप इसको झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास ये सब जरूर याद कर पाएंगे क्योंकि ये हमारी उत्तर पूर्वी नदियाँ हैं। अब हम देख लेते हैं गंगा नदी का तंत्र में कौन सा है। तो ये तो आपको पता होगा, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, सोन, चंबल, बेतवा, दामोदर। तो ये आपको बिल्कुल भी रट्टे होने चाहिए क्योंकि नदी तंत्र से हमारा क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में हमारा कौन कौन सा है, तो दिहांग,
तीस्ता, धनसरी, मानस। देखिए मानस हमारा क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। और सुबनसरी, बराक नदी, संकोश, ये सब कहाँ बहती हैं, किस राज्य में बहती है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो पहले आपको एक नोट्स में इतना आपको पास में लिख लेना है कि एक नज़र 5 मिनट में सारा हम पढ़ लिए तो 2-3 दिन में हम पूरा याद हो जाएगा देखते देखते सिर्फ। अब हम देख लेते हैं पहला सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में क्या क्या आती हैं, कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं, कहाँ से निकलती हैं, इससे हमारा एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मैंने इसमें एक साथ सारी नदियों तंत्र को नहीं लिया है क्योंकि एक में आपको कन्फ्यूजन सारा मिस्टेक हो जाएगा। तो मैंने तीनों नदी तंत्र का 3 वीडियो अलग अलग वीडियो अपलोड कर दूँगी 3 दिन में, तो आप इसे पढ़ लेंगे क्योंकि एक ही दिन है ना आप याद कर सकते हैं और एक ही दिन पढ़ेंगे तो आपका सब कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सी नदी तंत्र किस में थी। तो इसलिए मैंने जो हिमालय नदी तंत्र है वो 3 भागों में बटा है, तो मैंने पहले सिंधु नदी तंत्र को लिया है। तो आइए पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र विश्व की विशालतम नदियों तंत्रों में से एक है। ये हो गया हमारा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी एवं इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। तो अभी पंचनद के बारे में पढ़ाया था कि पंचनद में कौन कौन सी आती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये हमारी जो 5 नदियाँ हैं वह सिंधु नदी तंत्र में आती हैं और सिंधु प्लस सिंधु नदी को लेकर। तो सिंधु नदी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखुरचू ग्लेशियर से। तो ये दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो कभी पूछता है कि किस झील से निकलती है, तो मानसरोवर झील कहाँ पे स्थित है, तो तिब्बत में। और अगर पूछना होता है ग्लेशियर से ना, तो ग्लेशियर का भी एक कठिन क्वेश्चन बनाना रहता है, तो ग्लेशियर से भी हमारा पूछता है कि सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो बोखरचू ग्लेशियर। तो बोखरचू ग्लेशियर कहाँ पे हो सकता है, तिब्बत में, क्योंकि यहाँ से निकलती है तो वो झील भी ग्लेशियर भी तो वहीं से होगा, तो बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। तो ये पॉइंट हो गया सिंधु नदी के बारे में। अब हमारा है नेक्स्ट कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारा अभी गंगा के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी अलग अलग, बांग्लादेश में कुछ और नाम से जाना जाता है। तो सिंधु नदी तंत्र को तिब्बत में सिंगी खंबान या शेरमुख कहा जाता है। तो ये अभी तो उतना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आप याद कर सकते हैं क्योंकि गंगा नदी के बारे में पूछा है। और सिंधु नदी की लंबाई कुल कितनी लंबाई है, तो 2800 किलोमीटर लंबाई है। और भारत में कितनी है, क्योंकि ये तो तिब्बत से निकलती है, तो तिब्बत तो चीन का क्षेत्र होता है तो वहाँ से निकलती है, तो लेकिन भारत में उसकी लंबाई कितनी है, 1114 किलोमीटर। अब ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमारा क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी भारत में प्रवेश किस स्थान से करती है, तो दम चौक। ये आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। और चिल्लड़ के निकट से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि भारत में जब सिंधु नदी प्रवेश करती है तो किस स्थान से करती है, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिंधु नदी लद्दाख जास्कर श्रेणियों के बीच प्रभावित होती है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नोट कर लीजिएगा। जो सिंधु नदी है लद्दाख जास्कर श्रेणियों के बीच प्रभावित होती है। सिंधु नदी बुंजी नामक स्थान पर भारत के सबसे गहरे गाज का निर्माण करती है। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है हमारा क्वेश्चन कि सिंधु नदी किस स्थान से भारत के सबसे गहरे गर्ज का निर्माण करती है, तो बुंजी नामक स्थान। बिल्कुल भी आप रट लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। सिंधु नदी कराची के निकट अरब सागर में डेल्टा बनाती है। कराची मतलब पाकिस्तान में, कराची पाकिस्तान में क्या है, कराची है, तो कराची के निकट क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो कभी कभी हमारे ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो सिंधु नदी आपको याद हो जाएगा कि सिंधु नदी डेल्टा का निर्माण करती है। अब ये उस नदी के बारे में बताएंगे जो 2 नदियाँ हमारी हैं जो उल्टी बहती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, उससे भी हमारा क्वेश्चन पूछता है। अब हमारा नेक्स्ट है कि जो लेह शहर है, तो लेह शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये भी एग्जाम में जो हमारे राज्य होते हैं, जिले होते हैं, इससे भी नदी से अवस्थित क्वेश्चन पूछता है हमारा। तो जो लेह हमारा किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पे। तो कभी कभी दाएं भी पूछा है क्वेश्चन, तो दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो जास्कर, श्योक, आप बिल्कुल भी याद कर लीजिए, गिलगिट, हुंजा, नुब्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीगर, गेसिंग, द्रास, सतलज, चिनाब, रावी, ये तो 5 बिल्कुल भी, पंचनद तो बिल्कुल भी याद होना चाहिए। उसके सिवा आपको जास्कर, श्वेक, गिलगिट, नुब्रा ये सब भी नोट होना चाहिए क्योंकि सहायक नदियों से भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब सिंधु जल समझौता तो मेरे ही शिफ्ट में इस बार पूछा था यूपी पुलिस में। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में। 1960 में कब हुआ था, 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता। तो कितने प्रतिशत भारत को जल मिलता है, कितने प्रतिशत पाकिस्तान को मिलता है, ये भी याद होना चाहिए। तो पहले किस किस देश को बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ है। भारत सिंधु नदी तंत्र का केवल 20% लेता है और 80% कौन लेता है, पाकिस्तान लेता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता है कि भारत कितना प्रतिशत जल ग्रहण करता है और पाकिस्तान। अब हमारी बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र का जो उसकी सहायक नदी कौन सी है, झेलम। तो झेलम को पहले किस नदी से पहले जाना जाता था, ये तो बिल्कुल भी याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो वितस्ता नदी,
वितस्ता नदी, ये तो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, जो 5 नदियाँ हैं उनका अलग अलग नाम है, तो वैसे एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन पूछता है। अब हम जान लेते हैं कि जो झेलम नदी है वो कहाँ से निकलती है, क्योंकि नदियों को उद्गम स्थल से हमारा क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो वेरीनाग झरने से शेषनाग झील में। अब देखिए मैंने ट्रिक से यहाँ पे मैं बता रही हूँ मैंने कैसे याद किया था, मैं आपको भी बता दे रही हूँ। तो देखिए शेषनाग मतलब जो नाग है, अगर हमें काट लेंगे तो हम झेल पाएंगे उसको नहीं। तो जो झेलम नदी है वो किससे निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है। इस यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो किस नदी से निकलती, किस झील से निकलती है, तो शेषनाग झील से निकलती है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील, वुलर झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, ये भी याद कर लीजिएगा। इसी नदी तट के किनारे स्थित है। मतलब जो वुलर झील है किस नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो और वुलर झील क्या है, भारत की सबसे मीठी पानी की झील है और कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये सारे आपको पॉइंट रटे होने चाहिए, क्योंकि कुछ भी एग्जाम इस पूछ देता है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है, ये भी आप याद कर लीजिएगा कि झेलम नदी जो है कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। और ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एक एग्जाम में पूछा था कि जो झेलम नदी है कहाँ पे नौकागम में नदी है, मतलब कहाँ पे किस स्थान पे ऐसी इस प्रकार की है कि वहाँ पे नौका हम चला सकते हैं, नौकों जो हमारे नौकायान होते हैं वो हमारे वहाँ पे जा सकते हैं, गम में है मतलब। तो बारामूला, तो अनंतनाग से बारामूला तक। किशन गंगा इसकी सहायक नदी है, ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है, तो झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाक सीमा के लगभग समांतर प्रभावित होती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा इसको। अब हमारा आ जाता है तुलबुल परियोजना, ये तो आप बिल्कुल भी रख लीजिएगा कि तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, क्योंकि तुलबुल परियोजना बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो बिल्कुल भी आपको रटे होनी चाहिए कि झेलम नदी पर स्थित है। और झेलम नदी पाकिस्तान के झांग के निकट में चिनाब से मिल जाती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन आपकी उसकी सहायक नदी और कौन सी परियोजना उस पर स्थित है और कहाँ से निकलती है, ये तो बिल्कुल भी पॉइंट आपको रटे होने चाहिए। अब हमारे आ जाता है चिनाब नदी, तो चिनाब नदी का क्या नाम है, अस्कनी नदी, और झेलम का नाम क्या था, वितस्ता। तो ये सब आपको रटे होने चाहिए, एक अपनी कॉपी पे एक जगह लिख कर आप याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु नदी जो तंत्र है उसकी यह सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी है, और जिसका प्राचीन नाम क्या है, अस्कनी नदी है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रे से चंद्र और भागा नदियों की संयुक्त रूप से निकलती है। हाँ, तो ये भी पॉइंट आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा कि चंद्र और भागा नदियों की संयुक्त रूप से निकलती है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से ही जाना जाता है। भारत में चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर तथा यह पीर पंजाल श्रेणी के गहरे गाज का निर्माण करती है। तो जैसे अभी मैंने बताया था जो सिंधु नदी बुंजी नामक स्थान पे एक गहरे गाज का निर्माण करती थी, वैसे जो चिनाब नदी है कहाँ पे करती है, पीर पंजाल श्रेणी के गहरे गाज का निर्माण करती है। अब हमारा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चिनाब नदी पाकिस्तान के अखनूर के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। किस स्थान पर, अखनूर के निकट में। ये सब उस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको कठिन बना सकते हैं, इसलिए आपको सारे पॉइंट याद होना चाहिए। और पाकिस्तान में यह नदी मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है, ये भी पॉइंट याद होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाता है कि कौन कौन सी जो परियोजनाएं वो चिनाब नदी पे स्थित हैं, तो बगलिहार तो बिल्कुल भी रख लीजिएगा, और सलाल दुलहस्ती। और परियोजनाओं को मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सी किस नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित है, तो बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती, किश्तवाड़, ये आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए कि चिनाब नदी पर स्थित हैं। अब हम बात करेंगे रावी नदी, हमारी चौथी नदी है रावी नदी पंचनद में। तो रावी नदी को क्या बोलते हैं, परुष्णी नदी। उसको चिनाब नदी के बारे में भी पढ़ लिया हमने, झेलम नदी के बारे में पढ़ लिया। तो अब हमारे क्या आ जाता है, रावी नदी को परुष्णी नदी। यह पंचनद में सबसे छोटी नदी है, मतलब कि सबसे बड़ी नदी कौन सी थी, चिनाब। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी नदी कौन सी है, रावी। इसका देख रहे हैं नाम भी सबसे छोटा है, अगर आप पांचों का पंचनद का देखेंगे ना, सबसे नाम भी छोटा है। तो आप कैसे भी क्वेश्चन को याद करना है, चाहे जैसे भी याद हो जाए। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर पाकिस्तान सराय सिंधु के निकट चिनाब में मिलती है, ये आप एक नज़र में ऐसे याद कर लीजिएगा। और हड़प्पा सभ्यता इस नदी के किनारे स्थित है, तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा।
और चमेरा तथा थीन को कौन सा बोलते हैं, रणजीत सागर परियोजना भी बोलते हैं। तो चमेरा और थीन जो परियोजना है जिसे रणजीत सागर के नाम से जानता है, ये आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चंस थीन बांध या रणजीत सागर परियोजना से क्वेश्चन हमारा जरूर एग्जाम में, आप कहीं भी अगर योजनाओं को उठाकर देखेंगे तो इसमें जितनी भी पंचनद में जितनी भी योजनाएं आ रही हैं एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। जो लाहौर शहर है वो कहाँ स्थित है, रावी नदी के किनारे पे स्थित है। जो हमारा लेह था वो कहाँ पे था, सिंधु नदी पे के दाएं तट पर। अब हम देख लेते हैं ब्यास नदी, तो इसे क्या बोलते हैं, विपाशा नदी। देखिए लास्ट में ब्यास की भी स आया है और विपाशा में भी स लास्ट में आया है और किसी में नहीं आया है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलकर कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी कुल्लू घाटी का निर्माण करती है, ब्यास नदी करती है। और पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी, ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा है कि जो पोंग बांध है वह किस नदी पर बना है, तो ब्यास नदी पर। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। यह नदी पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। और पूछता है हमारा कि हरिके बैराज बांध का निर्माण किस नदी पर है, तो ये भी हमारा किस पे है, ब्यास नदी पे है। हरिके ब्यास से इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। तो यहाँ पे आपको ये भी पॉइंट याद करना है कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है। और किस बैराज से निकली है इंदिरा गांधी, नया क्वेश्चन से भी आप याद कर सकते हैं। तो हरिके बैराज से। हरिके बैराज किस नदी पे है, ब्यास नदी पर। अब हमारा है सतलज नदी, जो कि हमारा लास्ट है पंचनद में। तो सतलज नदी जिसे सतुद्री नदी से बोलते थे, ए भी स से है, ए भी स से है। उसमें लास्ट में स था ब्यास में, तो विपाशा में भी लास्ट में स था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें याद करनी है तो कितना रटेंगे तो कभी कभी ट्रिक से भी थोड़ा सा भी अगर हम कॉमन सेंस लगा लेते हैं तो चीज़ें हमें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। ऐसे मैंने भी याद किया, जैसे मैंने याद किया था वैसे ही मैं आपको भी बता रही हूँ। तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर के समीप राक्षस ताल झील से। तो कभी मानसरोवर या ऑप्शन दे दिया रहता है, कभी राक्षस ताल झील से निकलती है। तो ये आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। यह नदी शिवकला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सतलज नदी शिवकला दर्रे से, सतलज नदी शिवकला दर्रे से, आप ऐसे 2 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसकी कुल लंबाई 1650 है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। भांगड़ा नागल, हरिके बैराज, नाथपा झाकरी परियोजना इसी नदी पर बनी है। तो ये आपको बिल्कुल भी पॉइंट याद होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नाथपा झाकरी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, किस नदी पे है, सतलज नदी पे। और भांगड़ा नागल भी किस नदी पे है, सतलज नदी पर है। और स्पीति नदी इसकी प्रमुख नदी है, सहायक नदी है। स्पीति नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो ये रहे हमारे सिंधु नदी तंत्र के अपवाह तंत्र में, जो हमारी सिंधु नदी और गंगा तंत्र ये सब आता है 3 ठो। उसमें से जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंधु नदी तंत्र है मैंने उसको लिया है। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं गंगा नदी तंत्र लेकर आऊँगी, और फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हमारे इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपका परियोजनाओं से, बांध से सारा क्वेश्चंस कवर हो जा रहा है। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को।